देखो, अगर जेई मेंस में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें ना अपन ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स, तो वहां पे एक सिंपल सा लॉजिक दिखता है कि दे आर मोर बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस वाले कंसेप्ट, है ना, कि बेसिकली दो फ्रैक्शंस निकाल लो आप, फेवरेबल केस और टोटल केस, और उनका जो रेशियो होगा वही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। बेसिकली जो अपने मेजरली जो पीएनसी के क्वेश्चंस होते थे, टिपिकल पीएनसी वाले क्वेश्चंस है ना, 4 बॉय 4 गर्ल्स हैं, अरेंज करना है, 2 बॉय साथ में नहीं होंगे, या फिर डाइस को रोल किया है मैंने, राइट, या फिर लोगों को अरेंज करना है, सिलेक्शन करना है, उन्हीं पीएनसी वाले क्वेश्चंस को वो लोग प्रोबेबिलिटी में डाल के प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट बी वन एंड जी वन आर नॉट टुगेदर। तो बेसिकली हुआ क्या, मुझे दो पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो अगर लेटली तुम ऑब्जर्व करोगे, 2-3 साल के क्वेश्चंस को उठाओगे पीवाई क्यूज से, तो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें सेम पैटर्न के ऊपर ही दिख रहे होंगे, विच इज बेसिकली दी दी मोर लॉजिकल और दी कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। वो बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज के अंदर ना जाके वो बेसिक सिंपल चीजों में खेलने की कोशिश करता है ना, और वहीं पे वो चेक करता है कि आप कितना सोच पा रहे हो, राइट, बिकॉज पीएनसी इज ऑल अबाउट थिंकिंग। पीएनसी के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, जो अपन ने डिस्कस भी किया पहले वाले सेशंस में, जो पीएनसी क्वेश्चन है दे आर मोर अबाउट काउंटिंग वाले क्वेश्चंस, कि आपको केसेस बना के काउंट करने पड़ेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा। कोई आपकी प्रॉपर्टी, कोई आपका फॉर्मूला वहां पे पीएनसी में काम नहीं आएगा। सेम इज द केस विद अ प्रोबेबिलिटी विद अ डिफरेंट एंगल। वो आपसे यहाँ पे भी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे फॉर्मूलाज वगैरह वो सब कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो। वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि जब वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, उस सिंपल से क्वेश्चन के केसेस को आप इवेल्युएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। और इन केसेस में वो थोड़ा सा ट्रिकी रखता है, कि मतलब कई बार ना ऐसा ऐसे केसेस होते हैं जो हमें स्ट्राइक नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हमें दिखते नहीं है। सो वी हैव टू फोकस अपॉन दोज केसेस। तो एट द एंड इन सिंपल हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमें सिर्फ इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन क्या है, उसके केसेस बनाने हैं। केसेस बनाते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या मेरे सारे की सारी पॉसिबिलिटीज काउंट हो गई है कि नहीं हो गई है। दूसरा, कोई पॉसिबिलिटी मेरी रिपीट तो नहीं हो रही, बिकॉज इन्हीं दो एस्पेक्ट्स में वो तुम्हें हमेशा घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। हमेशा चेक करते रहो कि जो भी तुम केसेस बना रहे हो, है ना, चाहे वो टोटल केसेस है, चाहे वो फेवरेबल केसेस है ना, क्या आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स जो है वो वहां पे कंसिडर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। कोई मिस हो गया है तो उसको देखो। दूसरा, कोई ऐसा केस तो नहीं है जो रिपीट हो जाता है। नॉर्मली रिपीट वगैरह वाले केस कौन से होते हैं, जब आपके पास चीजें कुछ आइडेंटिकल होती है ना, कुछ चीजें अगर सेम होंगी, तो उन केसेस में हमारे पास रिपीटिशंस आ जाते हैं। अदरवाइज सब अलग अलग चीजें होती है तो मोस्टली रिपीटेशंस वाले केसेस नहीं आ रहे होते वहां। तो आपको दो चीजें चेक करनी है, रिपीट नहीं होना चाहिए मेरा कोई पॉसिबल केस, दूसरा एग्जॉस्टिव होना चाहिए, सारे के सारे आउटकम्स आने चाहिए। नाउ वन मोर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी इज, प्रोबेबिलिटी में चीजें आइडेंटिकल हो जाए, है ना, अगर मान लो दो ए हैं आपके पास और एक जगह आइडेंटिकल नहीं है, तो पीएनसी में हमने देखा था कि अगर चीजें आइडेंटिकल हो जाती है तो मेरे नंबर ऑफ वेज थोड़े कम हो जाते हैं, है ना, मेरे नंबर ऑफ वेज ऑल्टर हो जाते हैं। मान लो एबीसी को मैं अरेंज करता हूँ तो फैक्टोरियल 3 वेज बनते हैं। लेकिन अगर मैं दो ए और एक बी, मतलब ए बी है तो 3 अल्फाबेट्स ही, इनको अरेंज करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, विच इज 3, है ना। तो मेरे नंबर ऑफ केसेस कम हो गए। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमारे जब हम देखते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी में इन शॉर्ट डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। इसका मतलब कभी अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि दो ए और एक बी है, तो उन दो ए को मैं दो अलग अलग ए लेके ही काम करूंगा, मैं उनको A1 A2 ही समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालूंगा। तो अगर आप डिस्टिंक्ट मान के भी आंसर निकालोगे ना, तो आपका प्रोपोर्शन सेम आ रहा होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो, कई बार ना वो तुम्हें घुमाने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें आइडेंटिकल कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन सबको डिस्टिंक्ट मान के ही आंसर निकालेंगे। देयर इज द सेकंड डिफरेंस एज फार एज पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी इज देयर। उसके अलावा कहानी पूरी की पूरी सेम सिंपल सी कहानी। सो लेट्स से टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। पहले एक बार बेसिकली देख लेते हैं निकालते कैसे हैं इसको।
उसके बाद जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना। हम प्रोबेबिलिटी को हमेशा एक प्रोपोर्शन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब बेसिकली ए कितने डिफरेंट वेज में हो सकता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस और आउटकम्स। सो किसी भी चीज का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको करना क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट उस इवेंट के जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो निकाल लो। वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब पीएनसी का एक क्वेश्चन हो गया विदाउट कंस्ट्रेंट कितने मेरे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल वेज हैं। फिर न्यूमेटर क्या हो जाएगा, ए इज अ कंडीशन, सो उस कंडीशन के अंदर कितने फेवरेबल केसेस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर मैं उस कंडीशन को फॉलो करूं तो कितने टाइप्स ऑफ आउटकम्स पॉसिबल होंगे, वो मेरा न्यूमेटर बन जाएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इज टू पीएनसी के क्वेश्चन, एक आपको न्यूमेटर सॉल्व करना है एक आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, और उसका जो फ्रैक्शन आएगा दैट फ्रैक्शन विल बी योर प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक अपन डिस्कस भी कर रहे थे। सेकंड, किसी भी इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमेशा ध्यान रखो आंसर तुम्हारा हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 हो गया इसका मतलब इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब इट्स अ श्योर इवेंट। इसके अलावा जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो सारी की सारी 0 से 1 के बीच में आ रही होंगी। प्रोबेबिलिटीज के अंदर अपन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हमने पीएनसी में भी देखा था। पीएनसी में हम क्या करते थे, जब और कंडीशन होता है तो हम नंबर ऑफ वेज को ऐड करते थे। यहाँ पे और कंडीशन होगा तो आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे। वहां पे नंबर ऑफ वेज को ऐड करते थे, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज को ही ऐड कर दो। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, कभी भी अगर आपके पास एंड कंडीशन होगा तो आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो अपन नंबर ऑफ वेज के लिए करते थे वही हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज के लिए कर देंगे। बस ये तीन चीजें हैं जो मेजरली मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरा हेल्प करेगा। और इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके अपन जेई में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना है उसको सॉल्व कर लेंगे। सो अभी इसके साथ में मैं अभी क्या करूंगा, जेई 2023 22 21 उन्हीं के क्वेश्चंस को अपन पिक करेंगे डायरेक्टली, और इन्हीं तीन कंसेप्ट से उन सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कोई और नया कंसेप्ट या नई अप्रोच नहीं लगाएंगे। एक काम करते हैं 2023 से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर देखें तो पीएनसी के कंपैरिजन में ज्यादा मजेदार क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं, है ना, बिकॉज कंसेप्ट में नहीं, वो आपसे क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशंस में आपके साथ में डिस्कस करेगा जो भी करेगा। अलग अलग पॉसिबिलिटीज अलग अलग सिनेरियोज वो सब आपको बना बना के देगा, यार ये पॉसिबल है ऐसा है वैसा है, और आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा क्या क्या कहानी है। आ जाओ। सर ये तो एक ही लेक्चर का है ना चैप्टर। नहीं, 2 लेक्चर लग जाएंगे यार। ठीक है सर। थ्योरी के नाम पे तो देख हो गया खत्म, अब क्या ही पढ़ाओ इससे ज्यादा मैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ना, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे अपन उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्या करते हैं, है ना, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती यस सर। है। तो अब जैसे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ ना। उसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन अनबायस्ड डाई मार्क विथ -2 -1 0 1 2 3, मतलब डाइस के ऊपर 0 1 2 3 और -1 -2 लिखा हुआ है ना। इस डाइस को मैंने 5 टाइम्स थ्रो किया है, then the probability that the product of the outcomes is positive। अब देखो लॉजिकली देखो तो उसने पूछा क्या मुझसे प्रोबेबिलिटी के नाम पे, न्यूमरेटर निकालना है डिनोमिनेटर निकालना है, बाकी सब कहानी तो लॉजिकल है ना, नंबर सिस्टम बोल दो लॉजिक बोल दो।
अब अपने पास नंबर कौन कौन से हैं देख लो पहले ध्यान से। अपने पास है -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर निकालता हूँ और फिर डिनोमिनेटर निकालता हूँ। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल रहता है बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेन ही नहीं है। अभी एक डाइस को फेंका तुमने, 5 बार फेंक लिया उसको, राइट। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द आउटकम्स इज पॉजिटिव। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी देखो। पहले वाले थ्रो पे मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 6। दूसरे वाले थ्रो के लिए भी 6 होंगी, तीसरे वाले के लिए भी 6 होंगी, चौथे वाले के लिए भी 6 होंगे, पांचवे वाले के लिए भी 6 होंगी। मतलब इतने मेरे पास अलग अलग 5 आउटकम्स आ जाएंगे, है ना। विदाउट कंस्ट्रेंट है, कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिनोमिनेटर तो अपना सिंपल सा आ गया, 6 की पावर 6, 6 की पावर 5 विच इज 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करते, बाद में न्यूमरेटर से कुछ कुछ कटकुटा जाएगा, बाद में देखेंगे सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है ना। अब अपन न्यूमरेटर निकालने की कोशिश करते हैं। अब न्यूमरेटर क्या हो गया, कितने ऐसे पॉसिबल वेज होंगे जिसमें आपने 5 नंबर्स आपके आउटकम्स आए हैं और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो पांचों के पांचों पॉजिटिव है ना, या फिर 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव। ये 3 पॉसिबिलिटीज ही होंगी। इसका मतलब जीरो तो कहीं आ ही नहीं सकता, है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग केस बना दिए, कौन कौन से पॉसिबल केसेस होंगे। या तो पांचों पॉजिटिव होंगे, या फिर 3 पॉजिटिव होंगे, 2 नेगेटिव हो जाएंगे, या फिर 4 नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास जीरो तो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, 1, 2, 3। इस पॉजिटिव के लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3। सो 3 रेज़ टू पावर 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए 3 है, 3 रेज़ टू पावर 3। इसके लिए 2 नेगेटिव है, सो 2 रेज़ टू पावर 2, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने 3 प्लस और 2 माइनस लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आउटकम्स है, 2 माइनस कौन से वाले होंगे, 2 माइनस, फर्स्ट नंबर माइनस आया, सेकंड माइनस आया, फर्स्ट माइनस आया, फोर्थ माइनस आया, थर्ड माइनस आया, सिक्स माइनस आया। अलग अलग केस बन जाएंगे ना। तो इनका अरेंजमेंट भी मुझे करना पड़ेगा। 3 प्लस और 2 माइनस का अरेंजमेंट कैसे करोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। देखो ये आया कि नहीं आया समझ में। हाँ सर। इसमें कुछ लोचा है कि नहीं है पहले देख लो आराम से। कि सिर्फ फैक्टोरियल 5 होना चाहिए था। सिर्फ फैक्टोरियल 5 रहेगा ना। है ना, सिर्फ फैक्टोरियल 5 होगा, बिल्कुल गलत बात है। जो मैंने लिखा है सही है, विश्वास कर मेरे ऊपर। देख, है ना। बताता हूँ सुन। जब तू 3 रेज़ टू पावर 3 कर रहा है तो क्या कर रहा है, इस प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन है, इस प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन है, और इस प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन है। तो जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे कंसिडर कर चुका हूँ। जब अपन प्लेसेस को फिल कराते हैं नंबर ऑफ वेज से, तो को याद हो तो पीएनसी का पहला पहला लेक्चर, ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, या फिर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, ये तो आपस में अरेंज हो चुके हैं यहीं पे। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे मान लो -1 आया, यहाँ पे -2 आया, या फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, ये भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है इस 2 स्क्वायर में। मतलब इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट, इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट हो चुका है। इसलिए मैंने फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कराया, अरेंजमेंट निकल गया, अब 5 फैक्टोरियल कर दो, है ना। या फिर देखो इसको एक और तरीके से दिखाता हूँ। मुझे मालूम है 3 जगह प्लस आएंगे, 2 जगह माइनस आएंगे। जब मैं आउटकम्स निकालूंगा, डाइस को थ्रो करूंगा, सो 5 थ्रोज में किसी 3 जगह पे पॉजिटिव आते होंगे, 2 जगह पे नेगेटिव आते होंगे। तो पहले आप ये निकाल लो कौन सी 3 जगह पे पॉजिटिव आते होंगे, 5C3। 5 आउटकम में से 3 आउटकम मैंने सेलेक्ट कर लिए, दैट एट दीज 3 आउटकम्स माय आंसर वुड बी पॉजिटिव। बाकी दोनों पे नेगेटिव आ गया। तो मेरे प्लस 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 और माइनस माइनस तो फिक्स हो गए। अब जहां पे 3 प्लस आए हैं, जो आपने जगह निकाली है 5C3 में, उनमें क्या होगा, उन 3 जगह पे प्लस आने की
पॉसिबिलिटी 3 × 3 × 3, और जो 2 जगह बच जाएंगी वहां पे नेगेटिव नंबर आना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी 2 × 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज मोर कन्वेंशनल, नॉर्मल तरीके से। ये थोड़ा सा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि यार अगर आप प्लेसेस को फिल करते हो तो भी अरेंजमेंट हो रहा है, तो 2 बार अरेंजमेंट हो जाएगा अगर आप फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 को नहीं लिखोगे। देखो आया बच्चा लोग समझ में? हाँ सर। हाँ सर। है ना, इसे मैंने बोला पीएनसी में वो तुमसे सिर्फ केसेस बनवा के आंसर निकाल लेगा, प्रोबेबिलिटी में केसेस बनाने के बाद में यहाँ के इंटरप्रिटेशन में तुम्हारे साथ में खेलेगा बहुत। अब नॉर्मली अपन इसके यहाँ पे गलती कर देते हैं, या तो ये गायब होता है, हम लिखते ही नहीं है 3 क्यों 3 इसको ऐसे ही काम बन जाता है। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस और 4 माइनस, तो क्या होगा, सबसे पहले प्लस कहाँ पे आ रहा होगा, 5C4 कर दूं या 5C1? एक जगह आपने पिक कर ली जहां पे प्लस आ रहा होगा, या फिर 4 जगह निकालो जहां पे माइनस आ रहे होंगे, 5C4 बात एक ही है। अब एक जगह आपकी प्लस वाली होगी, बाकी चारों माइनस वाली होगी। प्लस वाली पे प्लस आउटकम चाहिए, माइनस वाली पे माइनस के आउटकम चाहिए। इन तीनों वैल्यूज का सम जो होगा दैट वुड बी माय न्यूमरेटर, और ये मेरा डिनोमिनेटर मैंने निकाल रखा है पहले से ही। इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट रेशियो वुड बी माय आंसर। कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, जो भी आंसर आ रहा होगा वो आंसर मार्क कर। देखो आया ना समझ में? सो प्रोबेबिलिटी इज नॉट अबाउट द कंसेप्ट की फॉर्मूले याद कर लो, प्रॉपर्टीज याद कर लो। वो सिंपल तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया फेवरेबल केस निकाल दे, टोटल केस निकाल दे। बस मुझे वो फेवरेबल केस और टोटल केस ही पकड़ना है अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अगर शांति से इस चैप्टर का प्रैक्टिस कर लोगे तो दिस विल बी वन ऑफ योर स्कोरिंग एरियाज की जहां से यार 4 नंबर आएंगे आएंगे, क्योंकि एक सवाल तो आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी से सवाल ना हो ऐसा कभी होगा ही नहीं, चाहे वो आप मेंस का पेपर उठा लो चाहे एडवांस का पेपर उठा लो। और क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट वाले आते ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन 6 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 6 अलग अलग बॉल्स के कलर है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। अंग्रेजी पकड़ लो पहले, मतलब क्या है, 2 बॉल्स निकाली हैं इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। एक तो होता है कि भैया हाथ डाला झपट्टा मारा 2 बॉल निकाल ली, दिस इज 2 बॉल्स ऑफ पिक एट रैंडम। अभी क्या कर रहे हैं अपन, सक्सेशन मतलब एक बॉल निकाली शरीफ आदमी की जैसे, फिर दोबारा निकाली। ठीक है, सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब मैंने पहले एक बॉल निकाली, मान लो रेड बॉल निकली होगी, मैंने वापस से रेड बॉल डाल दी उसके अंदर, और फिर दोबारा बॉल निकाल रहा हूँ। या फिर बॉल निकाली कलर देखा वापस डाल दिया, फिर बॉल निकाल रहा हूँ कलर देख रहा हूँ वापस डाल रहा हूँ। दिस इज विद रिप्लेसमेंट। अगर मैं लिखता विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल निकाली कलर देखा बॉल को बाहर फेंक दिया, अब दूसरी बॉल निकालूंगा, तो अब जो बाहर निकल गई वो बॉल दोबारा नहीं मिल सकती आपको विदाउट रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट में द सेम बॉल कैन ऑकर एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब आगे कहानी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर इज पी। ठीक है, पहले पी निकाल लेते हैं बिकॉज एट द एंड पी निकालना है अपन को, पी क्यू। ठीक है, तो पी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। पहले टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, वही फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल नीचे आएगा ऊपर आएगा फेवरेबल। टोटल क्या होगा, पहली बॉल निकालने के लिए कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। दूसरी बॉल विद रिप्लेसमेंट है, 6 ऑप्शन ही होंगे। ठीक है ना, बोथ दी बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। पहली बॉल निकालने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, सेम कलर की आनी चाहिए, 6 ऑप्शन है ना, पहली बॉल तो कोई सी भी निकल जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब पहली बॉल मान लो आ गई रेड, सो दूसरी बॉल के लिए आपके पास पॉसिबल आउटकम सिर्फ 1 ही बचेगा, क्योंकि अब आपके पास कंस्ट्रेन है ना, अब आपको सेम कलर चाहिए। तो पहली बॉल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं था, सेकेंड बॉल के लिए आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/6। ये आ गया मेरे पास पी। देखो सबको क्लियर है क्या पी? आगे की कहानी देखते हैं, शायद क्यों निकाला है ना। नेक्स्ट ये तो हो गया 2 बॉल्स निकाली विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो कहानी 2 बॉल्स के बाद में सेम ही वही, 6 बॉल्स बच जाएंगी। अगली 4 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। अब 4 बॉल्स निकाली मैंने ना, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। अब देखो सबसे पहले तो ना फंसाने की कोशिश कर रहा है वो अपन को। पहले कह रहा है मैं 2 बॉल्स निकाली,
फिर 2 बॉल्स के बाद में 4 बॉल निकाली है। अब सोच के देखो, क्या इन दो बॉल्स का आउटकम इन चारों पे कुछ फर्क डाल रहा होगा क्या? यस और नो? पहली 2 नहीं बॉल्स सर। आपने निकाली, उनका आउटकम से मेरी इन 4 बॉलों पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब उनका तो कोई रोल ही नहीं। तो अब वो चाहे नेक्स्ट 4 बॉल्स लिखे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कहानी उससे इंडिपेंडेंट होगी। अब 4 बॉल्स निकाली उसने इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट फिर से हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। चलो 4 निकाल देंगे अब। तो 6 × 6 × 6 × 6, ये तो हो गया टोटल पॉसिबिलिटीज। अब फिर वेरिएबल निकालनी है। 4 में से 3 सेम आएंगी। मतलब कैसी? रेड आ गया, रेड आ गया, ब्लू आ गया, रेड आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, रेड। मतलब कोई भी 4 बॉल्स आप जब निकालोगे तो होगा क्या? 3 कलर तो सेम होंगे और एक कलर डिफरेंट होगा, है ना? तो अब ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं कलर चूज करता हूँ। क्या मेरे को 2 कलर चाहिए, है ना? जब मेरे 4 आउटकम्स आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, उनमें 2 कलर आते होंगे कोई ना कोई। तो 2 कलर मेरे पास कितने कलर्स हैं? 6। तो पहले मैंने 6 में से 2 कलर निकाल लिए। 6C2। कौन से 2 कलर आ रहे होंगे? मान लो रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। उन दो में से एक मेरा होगा जो 3 बार आ रहा होगा, एक मेरा होगा जो 1 बार आ रहा होगा। तो कौन सा 3 बार आएगा वो कलर मैंने चूज कर लिया। अब मेरे पास क्या हो गया? मान लो मैंने आर चूज हो गया, तो 3 आर हो गया, 1 बी हो गया। इस तरह से मेरे पास बन गया। अब इसके आने के वेज भी कितने हो जाएंगे? जितने इसके अरेंजमेंट पॉसिबल है। फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3। देखो, पहले मैंने कलर फिक्स किए, कौन से 2 कलर्स आएंगे। फिर मैंने बोला कौन सा वाला कलर रिपीट होगा उन दोनों में से। जब रिपीट होने लगे तो मेरे को ये मालूम पड़ गया 3 रेड और 1 ब्लू स्टेप से केस बन गया। अब तो मुझे अरेंजमेंट करना है। 4 चीजों का अरेंजमेंट, 3 अगर आइडेंटिकल होंगी तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सर ये 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल क्यों गया? ये इनका अरेंजमेंट ना, ये आर 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 बी भी हो सकता है, आर बी आर आर भी हो सकता है ना? बी आर 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 भी हो सकता है। और कौन सा रह गया? तीसरे वाले पे रह गया। ये 4 केस होंगे ना? ये 4 केस तो लिखे हैं मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने हाँ काउंट सर। किया तो मैंने फॉर्मूला लगाया 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, है ना? तो पी आ गया, क्यू आ गया। अब तो आगे सॉल्व हो जाएगा ना। P/Q, M/N है, एम और एन को प्राइम्स है, एम और एन की वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों का सम मेरा आंसर है ना? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो किस टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में क्या चीज चेक कर रहा हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ। थोड़ा ट्राई करके देखो, सोचो। नहीं होगा तो फिर देखते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इसको। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा। क्यों, क्या हो गया? आप दिख रहा है सर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सर हाफ साइड नहीं दिख रही लेफ्ट वाली। चलो, चलो, चलो। हाँ, अभी देखो, अब दिख रहा हूँ। बैग कंटेन्स 6 balls, 2 balls are drawn from it at random। अब at random निकाला मतलब हाथ डाला और 2 balls निकाली, and both are found to be black। The probability that the bag contains at least 5 black balls। देखो, दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग, है ना? जैसे एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, है ना? एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? डाइस को रोल किया तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2।
1 by 2. 3/6 6 आउटकम्स आएंगे और 3 उसमें से मेरे पास फेवरेबल है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने थ्रो किया, है ना, और प्राइम नंबर्स आए हैं, राइट, अब बताओ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आंसर क्या होगा? इट इज गिवन दैट मैंने थ्रो किया और एक प्राइम नंबर आया, और it is given that the number obtained is a 1/3. find 1 the by probability that it is a odd number, odd number आने की probability 2 by 3. 2/3 है ना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गिवन है कि प्राइम नंबर आया हुआ है, मतलब मेरे सैंपल स्पेस में आउटकम्स क्या होंगे फिर? 2, 3 और 5, 1, 1, 4 और 6, तो मेरे आउटकम ही नहीं हो सकते, टोटल में ही नहीं आ सकते वो तो। आ रही बात समझ में? तो आपका सैंपल स्पेस ही बदल गया, क्यों? क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि यार प्राइम नंबर आया हुआ है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास एक्स्ट्रा कंडीशन हो कि ऐसा हो चुका है, तो उससे क्या होगा, मेरा सैंपल स्पेस बदल जाएगा, और अगर मेरा सैंपल स्पेस बदल गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। तो जैसे ही आपसे मैंने बोला क्या प्राइम नंबर आ चुका है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तुमने ऑटोमेटिकली क्या किया, तुमने सोचा कैसे कि ये हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी पॉसिबिलिटीज बनाऊंगा। अगर प्राइम नंबर आ चुका है तो इसके होने के बाद में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2, 3 और 5, तो माय सैंपल स्पेस विल हैव ओनली 3 एलिमेंट्स, 2, 3 और 5। आप ऑड नंबर ढूंढ रहे हो, 2/3 मेरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर कोई कंडीशन गिवन है तो उससे सैंपल स्पेस बदलेगा। हम एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ कंडीशन गिवन है अगर, है ना, अगर वो बोल रहा है ऐसा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, तो हम उसके अकॉर्डिंग केस बनाएंगे। यहाँ पे देखो, एक बैग में 6 बॉल्स थी, 2 बॉल्स निकाली उसने, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट ये बोल क्या चुका है, दोनों की दोनों ब्लैक निकली, एंड दिस इवेंट हैज ऑकर्ड एंड इट इज बीइंग टोल्ड टू अस कि भैया दोनों बॉल ब्लैक निकली है, ठीक है। तो दोनों बॉल ब्लैक निकली, तो अब इसके अकॉर्डिंग सोच के देखो यार, मैं अगर बोलूँ 2 बॉल्स तो ब्लैक निकली है और उसके अंदर 6 बॉल्स थी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब तुम क्या बोलोगे, सर 2 ब्लैक और 4 नॉन ब्लैक, 3 ब्लैक और 3 नॉन ब्लैक, या फिर 4 ब्लैक, 2 नॉन ब्लैक, 5 ब्लैक, 1 नॉन ब्लैक, 6 ब्लैक और 0 नॉन ब्लैक। यही होगा कि नहीं होगा? है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज होगी। एक ब्लैक वाली तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना कि एक ब्लैक हो जाए 5 नॉन ब्लैक हो जाए, वो तो होगी नहीं इसमें। अगर वो कंडीशन नहीं होती तो वो वाला केस भी काउंट हो रहा होता, बट वो गायब हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, ये सारी केस बन गई, 2 ब्लैक और 4 नॉन ब्लैक, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 6 बॉल्स है, तो कौन सी दो ब्लैक होंगी? 62, 63, 64, 65, 66, ये कितना हो जाएगा? 66 कितना होता है? 1, ये 6, ये तो 62 के बराबर होगा ना, 30, 15, ये भी 15 होगा, 6, ये 20 आ जाएगा। यही होगा ना अपना आंसर। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 57 अपॉन, तो कितना चाहिए? मेरा आंसर तो मैच ही नहीं करता, दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। कुछ तो हमने लोचा कर दिया, देखो एक बार फटाफट से, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? A bag contains 6 balls, 6 balls थी मेरे पास, 2 balls are drawn from it at random and are found to be black.
दोनों बॉल्स ब्लैक निकली है ना, इट इज गिवन। तो अपने पास क्या होगा, दो ब्लैक बॉल और चार, छह बॉल्स थी ना, दो और चार, तीन और तीन, चार और दो, पांच और एक, छह और जीरो। एटलीस्ट फाइव ब्लैक बॉल्स चाहिए। सर 6 में से 2 निकाले मतलब 4 बॉल लेकर ही करना है क्या? मतलब 4 में 3 होने चाहिए ऐसे। एक मिनट। नहीं, अगर मेरे पास दो ब्लैक है तो चार नॉन ब्लैक है, ऐसी छह बॉल्स है। तो दो ब्लैक बॉल्स मेरी कौन सी छह बॉल्स में से दो ब्लैक होंगी? तो मैंने 62 ले लिया, है ना, वो छह 62 होगी, वो दो ब्लैक ब्लैक होगी, बाकी चारों नॉन ब्लैक बॉल्स होगी। इतनी सारी, मतलब 15 पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो ब्लैक बॉल्स और चार नॉन ब्लैक बॉल होने के लिए अपने पास उस बैग के अंदर। ये भी सही लिखा, 63, 64, 65, 66। ये तो कुछ कैलकुलेशन में लगता है, ये नहीं दिख रहा मेरे को तो। 66 वन ही तो होता है, 65 सिक्स होता है। 64 is 62, 6 into 5 into 2, 15 सही लिखा है। 654 अपॉन 6, 5 4 20, सही लग रहा है सर। 57 ही है, 7/57 है। ऑप्शन ही नहीं है 7/57। आंसर तो सही है अपना, तो अपने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। नहीं, सही है अपना आंसर यार। मेरे ख्याल से जिसने टाइप किया उसने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया उसको, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। लॉजिक देखो, लॉजिक समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ सर, समझ तो आ गया। तो जहां पे भी कुछ कंडीशन गिवन हो ना कि अगर ये चीज हो चुकी है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा केसेस बनाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो केसेस बनेंगे उसके अंदर अपना प्रोपोर्शन निकाल दो, जिस भी चीज का प्रोपोर्शन आपको निकालना है। बिकॉज एट द एंड प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रोपोर्शन ही तो है, वही तो अपन कर रहे हैं, न्यूमेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो टोटल सैंपल स्पेस में वो कंडीशन फुलफिल करने वाले कितने केस हैं, वो वाला प्रोपोर्शन निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, मेरा तो आंसर 7/57 है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको और किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे, है ना, कहीं ऑप्शन में तो पंगा नहीं है कुछ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कई बार होता है, मतलब होते तो क्वेश्चन टाइप ही है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, 15 football players of a club team are given 15 t-shirts with their names written on the back side। अच्छा, 15 लोग हैं, 15 लोगों के नाम लिखे हुए हैं पीछे, है ना? ठीक है, if the player pick up the t-shirts randomly then the probability that at least three players pick the correct t-shirts। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गिवन नहीं है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू अज्यूम कि जो 15 लोग हैं, 15 लोगों के सबके नाम अलग अलग है ना, किसी का नाम मैच नहीं कर सकता, हाँ सर, अलग हो। है ना, मतलब तो फिर आंसर ही बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सो 15 डिस्टिंक्ट नेम्स हैं अपने पास, सबके टी शर्ट्स हैं, द प्लेयर पिकअप्स रैंडमली। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, 15 टी शर्ट से 15 लोग एक ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको आपस में, 15 फैक्टोरियल। इतने ही वेज होंगे ना, या तो 15 को 15 टी शर्ट्स को 15 बच्चों में अरेंज कर दो, या फिर ऐसे देख लो, पहली वाली टी शर्ट के लिए 15 ऑप्शन है, दूसरी वाली टी शर्ट के लिए 14 ऑप्शन है, तीसरी वाली की 13 है ना। सो वैसे भी आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल आएगा आंसर अपना। अब निकाल लो फेवरेबल, एटलीस्ट थ्री प्लेयर पिक्स द करेक्ट टी शर्ट। कम से कम तीन के पास करेक्ट आनी चाहिए। मतलब क्या क्या हो जाएगा, एटलीस्ट तीन, मतलब तीन, चार, पाँच, छः,
ये तो वो वाला केस बन जाएगा, टोटल में से माइनस करा दो, वो ज्यादा इजी है। सो टोटल केसेस minus at least 3 player pick the correct t-shirt. Yes. No gets the correct t-shirt. तो हम क्या कर रहे थे, टोटल केसेस इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल केसेस माइनस नो करेक्ट माइनस 1 करेक्ट माइनस 2 करेक्ट, ये मेरे फेवरेबल केस आ जाएंगे सर। फेवरेबल केस मतलब मेरा न्यूमेटर आ जाएगा यहाँ से, है ना। और अगर मेरा न्यूमेटर आ जाएगा तो न्यूमेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल केसेस तो हमें पता है 15 फैक्टोरियल, कोई भी करेक्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब 15 बच्चे हैं, 15 टी-शर्ट्स है, कोई भी करेक्ट वाले के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो रीअरेंजमेंट जैसा केस बन गया, वही 15 लोगों का है ना, 15 चीजों को रीअरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ना, रीअरेंजमेंट ऑफ 15। यहाँ पे क्या है, एक करेक्ट होना चाहिए। तो एक कौन सा वाला करेक्ट होगा, पहले चूज कर लो 15 बच्चों में से। सो 15C1, इसको मिलेगी अपनी टी शर्ट, एक तरीके से मिल गई टी शर्ट। अब अपने पास 14 बच्चे बच गए और 14 उनकी टी शर्ट बच गई, वो सबकी सब डी अरेंज होनी चाहिए, तो D14 हो जाएगा। दो करेक्ट, सो 15C2, दो निकाल लिया आपने, उन दोनों को उनकी टी शर्ट दे दी, 13 लोग बच गए, उन 13 का डी अरेंज, है ना। ये मेरा न्यूमेटर आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल माइनस 15 का डी अरेंजमेंट माइनस 15C1 इंटू 14 का डी अरेंजमेंट माइनस 15C2 इंटू 13 का डी अरेंजमेंट। So all I need to calculate is the arrangement of 13, 14 and 15 की 13 चीजों को रीअरेंज करना है और 15 को करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट का फॉर्मूला के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। बिकॉज 3 होता, 4 होता तो हमें वैल्यूज पता है, 5 हम निकाल सकते हैं हमारे लॉजिक से, लेकिन 13, 14, 15 तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे तो फॉर्मूला ही काम कर रहा हो। सो डी अरेंजमेंट के फॉर्मूले को याद करते हैं, अगर आपको एन चीजों को अलग अलग डी अरेंज करना है, मतलब एन चीजें हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एन एनवेलप्स या एन और चीजें हैं, सबका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज डी अरेंजमेंट। सो डी एन कितना हो जाता है, एन फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 प्लस 1/2, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, 1/3 एंड सो ऑन। अगर आप n निकाल रहे हो तो ये फैक्टोरियल मेरे n तक चले जाएंगे, फिर ऐसे कैसे, है ना? जो भी साइन होगा n का, अगर n इवन होगा तो प्लस में आ रहा होगा, n ऑड हो रहा होगा तो माइनस में आ रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं D15 निकालूंगा तो D15 मेरा कितना हो जाएगा, देखो D15 हो जाएगा 15 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। कहाँ तक चला जाएगा ये, 15 फैक्टोरियल तक, मतलब माइनस का 1/15 फैक्टोरियल। D14 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल 1 - 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो प्लस 1/14 फैक्टोरियल, और ऐसे D13 निकालो। ये 1 तो हमेशा ही कैंसिल हो जाते हैं, दोनों सेम वैल्यूज है, ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ में। अब ये -1/13 फैक्टोरियल पे जा रहा है ना। ये हो गया अपना रीअरेंजमेंट ऑफ 15, 14 और 13, है ना। इसको उठा के वहां पर न्यूमेटर में डाल देंगे और अपनी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कैलकुलेशन वगैरह तो बाद में अपन आराम से कर सकते हैं। चले आगे, अगला देखो। जी सर।
सेट थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी लेते हैं। सेट थ्योरी वाले इसीलिए सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कई बार डायरेक्टली सेट थ्योरी पे आ जाता है, कई बार प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व करके आ जाता है। So m be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. And let the sample space S के अंदर क्या है, x belongs to z, x एक इंटीजर होगा, x into 66 minus x is larger than equal to 5 by 9m. Event A क्या है, x belongs to S, x is a multiple of 3, PA निकालना है। चलो अब देखो समझते पहले इस सवाल को, बोलना क्या चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है, ए के होने का चांसेस, ए क्या है, ए ये है, तो पहले मुझे इसको, इसके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। सॉरी, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में, मेरे को इसके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, मेरे को जितने एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे उतने ही मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो एक्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए और एक्स एस का एलिमेंट होना चाहिए, तो मुझे एस निकालना पड़ेगा पहले। तो एस हो जाएगा आपका टोटल सैंपल स्पेस, और उसमें जो 3 के मल्टीपल होंगे वो हो जाएंगे ए, उन्हीं का जो प्रोपोर्शन होगा वही मेरा आंसर है। तो बस एस निकालना है। एस क्या है, ये तो इन इक्वेशन है, वेवी कर्व लगाना पड़ेगा, लेकिन इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे एम निकालना पड़ेगा। एम यहाँ दे रखा है, तो कहानी दो कितने टुकड़ों में है, पहले तुम ये एम निकाल लो, एम निकाल के यहाँ डाल दो, ये तो हमारे पास वेवी कर्व इक्वेशन बन गई। इससे एक्स का इंटरवल आएगा, एक्स के उस इंटरवल में जितने इंटीजर्स होंगे वो सारे एस के एलिमेंट्स हो जाएंगे, मतलब मेरा सैंपल स्पेस आ गया, उसमें से कितने 3 के मल्टीपल्स है वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, पीए निकल जाएगा। तो कहानी क्या करनी है, एम को सॉल्व करना है, पहले एम को पढ़ते हैं, हम दोबारा से बोलना क्या चाह रहा था। एम एम है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन देयर सम इज 66। दो नंबर्स ले लो ए और बी, ए और बी का सम 66 है, और ए इंटू बी को मैक्सिमाइज करना है, और ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखो कुछ याद आ रहा है इसको देख के, सम है, प्रोडक्ट है और पॉजिटिव है, एएमजीएम इनइक्वालिटी है ना, सम और प्रोडक्ट में रिलेशन बताता है वो, राइट। अगर ए और बी पॉजिटिव है तो यहां से आप चाहो तो एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले से भी आ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, बिकॉज ए प्लस बी और ए बी दोनों आते किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आप होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो, आप चाहो तो एएमजीएम से भी निकाल सकते हो। मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारे पास अप्रोच दोनों रहेंगे, एग्जाम का कौन सी कब काम आ जाए। सो एएमजीएम, एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 इज लार्जर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो ए प्लस बी कितना है, 66, 66 बाई 2 इज 33, सो 33 इज लार्जर देन इक्वल टू ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, 33 का होल स्क्वायर इज लार्जर देन इक्वल टू ए। सो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 33 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 33 होल स्क्वायर। मैं इसको इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 9 से कैंसिल भी होगा, तो क्यों पहले मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर यहाँ डिवाइड कराऊंगा, उससे बेटर एम को डायरेक्टली पुट कर दूंगा, 33 का होल स्क्वायर। ये हो गया अप्रोच वन, एम निकालने का तरीका। दूसरा जो मैं बोल रहा था, आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एल्जेब्रिक फॉर्मूले में क्या करोगे, ए प्लस बी और ए बी दिया हुआ है ना, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये तो गिवन है ना, ये तो फिक्स्ड है हमेशा, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब देखो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, ये तो फिक्स्ड है हमेशा, तो अगर ये फिक्स्ड है आप इसको मैक्सिमाइज करोगे तो ये मिनिमाइज होता होगा ना, है ना। मान लो तुम्हारे और मेरे मार्क्स का सम एक कांस्टेंट है, तो अगर मेरे मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है तो तुम्हारे मार्क्स को मेरे को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे ये मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिनिमाइज कब होता है, जब वो जीरो आ जाएगा, जब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे तभी जीरो आएगा, जीरो आएगा तो ए मैक्सिमाइज हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर होगा तो 2a इज इक्वल टू 66, सो ए इज इक्वल टू 33, सो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 33 का होल स्क्वायर। वही हमने यहाँ निकाला एएमजीएम से, वही हम यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके निकाल सकते हैं,
है ना। और देखो इन दोनों अप्रोच से एक चीज और होती है क्लियर, जो बहुत बार बच्चे बात करते हैं ना कि यार सर सिलेबस कम कर दिया, ये टॉपिक निकाल दिया, वो टॉपिक निकाल दिया, ये भी नहीं पूछेगा, वो भी नहीं पूछेगा। अरे बेटा वो बहुत समझदार लोग हैं, है ना। अब देखो एएमजीएम निकाल देगा, ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन पूछ लेगा। लॉजिकली तो सामने वाला सही है ना, वो तो अपना प्रूव कर देगा, देखो भैया मैं तो इस मेथड से प्रूव कर दूंगा। आई बात समझ में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्ट निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बेस क्वेश्चन तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन को ना आप उसके अलावा किसी और तरीके से भी देख सकते हो। जैसे ना अभी जब ये वाला क्वेश्चन आया था, राइट, डी अरेंजमेंट। नो, नॉर्मली डी अरेंजमेंट इज नॉट देयर इन योर जेई सिलेबस। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है पूरा का पूरा। क्यों? बिकॉज इस फॉर्मूले का डेरिवेशन से तो मैं प्रूव कर ही सकता हूँ ना, जो कंसेप्ट हमने सीखा है 11th एंड 12th में, उससे ये फॉर्मूला डिराइव ही हो जाता है। डिराइव हो जाएगा तो मेरे सिलेबस का हो गया ना। मैं फॉर्मूला ना यूज करके फॉर्मूले का डेरिवेशन यूज करा सकता हूँ। आया समझ में। बट इतने जालिम वो हर क्वेश्चन में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ किसी एक आधे क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने बोला कि यार हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमने सिलेबस से निकाल दिया है ना, और मैंने दे दिया 1 + x + x² की पावर 3n, और उसको दे दिया a0 + a1 x + a2 x + a3 x एंड सो ऑन। फाइंड a0 - a2 + a4। लगानी मुझे वही कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बट अब मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी ना लगा के जिस प्रॉपर्टी से मैं डिराइव किया था वो प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा कि यार एक्स को 1 डाल दो, एक्स को -1 डाल दो, और फिर ऐड करा दो, तो ऑल्टरनेट टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनको प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये हमारे सिलेबस के अंदर में आ जाएगी। ठीक है सर। कमिंग बैक टू दी कंसेप्ट, है ना, वो सब बातें चलती रहेंगी। कहाँ थे अपन? हाँ भैया, ए एम आ गया अपने पास। अब चलते हैं वेवी कर्व पे, है ना। इस कहानी को वेवी कर्व से सॉल्व करना पड़ेगा। x × 66 - x कितना है, लार्जर देन इक्वल टू 5/9 × 33 का होल स्क्वायर। ये कट गया तुम्हारा 9 यहाँ से, तो ये 121 हो गया। x × 66 - x इज लार्जर देन इक्वल टू 500 605 बने। अब वेवी कर्व के लिए आपको राइट हैंड साइड जीरो करना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, मेरे पास क्या बनेगा, x² - 66x + 605 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसको फैक्टराइज करो। 66 61 और 5 नहीं, इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 605 55 और 11। सो x² - 55x - 11x + 605 इज लेस देन 0। यहाँ से सॉल्व करो, x - 55 - 11 x - 55 less than 0. x - 55 into x - 11 is less than equal to 0. 11 आएगा, 55 आएगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 11 से लेके 55। कितने इंटीजर्स हो गए 11 से लेके 55 तक, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 44 और एक 45, तो 45 अपने पास इंटीजर्स हो गए। मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ, नीचे तो क्या आ जाएगा 45, है ना, बिकॉज जितने भी इंटीजर्स होंगे एक्स एस क्या होगा, एक्स एक्स इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन और इंटीजर होना चाहिए। तो ये आ गया अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज 11 से लेके 55 तक आया है। सही कह रहा मैंने, 45 पे आ रहा है ना, डिफरेंस निकाला 44 + 1, हाँ सही है। और अब क्या करना है, फेवरेबल में क्या आ जाएगा, ऐसे कितने एलिमेंट्स है एस में वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक्स एस में होना चाहिए, एक्स मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, एक्स 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल यहाँ कौन कौन सा मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज 3 का मल्टीपल, 3 × 4, 3 × 5, और कौन सा मिल रहा होगा 52, 3 × 17,
तो कितने हो गए 3 इंटू 4 से लेके 3 इंटू 17 तक कितने नंबर्स हो जाएंगे मेरे पास 14 14 ये किसी से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा 14/45 इज आवर आंसर ये 14/45 आ रहा है ना हमारा आंसर क्या बात है फिर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा कोई नहीं मेरे आंसर में कोई गलती नहीं है दोबारा सर जहाँ से आप क्वेश्चन ले रहे हो सोल्यूशन दिया है वहाँ पे? सॉल्यूशन होता है उनका देखता हूँ बाद में अपने तो अपना देखो ना यार नहीं इनके यहाँ पे टाइपिंग के एरर होते हैं बहुत सारे तो टेंशन मत लो कभी कभी लाइन से गलतियां भी निकलती हैं मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका है देखो क्वेश्चन समझ में आया अप्रोच समझ में आया कैसे करना है वो समझ में आया ये देखो किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में नहीं सर। आंसर देखो उसने क्या निकाला 15/45 निकाल रखा है उसने देख लो भाई अपने सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है अपन ने कोई केस मिस कर दिया 15/45 नीचे वाला तो मैच कर रहा है 15 आ रहा है अपने कितने आ रहे हैं 17 अरे यार अपन ही गलत है 54 भूल गए अपन ये 51 होगा 17 3 51 मैंने गलत किया 17 3 51 होता है 3 इंटू 18 एक ज्यादा आएगा बिल्कुल सही है भाई देखो आया समझ में है ना 54 होगा ना 3 का मल्टीपल लास्ट 3 का मल्टीपल तो देखो ये था एक ओवरव्यू है ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जाम में कैसे कैसे अपन सॉल्व करते हैं सो नेक्स्ट क्लास में भी अपन थोड़े बहुत प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और करेंगे ताकि अपन को थोड़ा एक अच्छा सा आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से अपन को टैकल करना एंड देन आफ्टर वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चलो फिर मिलते हैं दोबारा से तब तक के लिए बाय बाय हाँ सर सर वो थैंक सब यू। नहीं करेगा क्या कंडीशनल